हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दरअसल डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो बेसिक मैथ्स है उसका ये चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोज में हमने चार्ट के बारे में पढ़ा है, एवरेज के बारे में पढ़ा है, परसेंटेज के बारे में पढ़ा है। अब जो इस चरण में इसी सिलसिले में अगला जो टॉपिक है वो रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखिए कि अगर आपने उन टॉपिक्स परसेंटेज, एवरेज और चार्ट का जो वीडियो है नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक जरूरी बात यह कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे समय कम होते जा रहा है और 6 दिसंबर से आपके पेपर की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले आप जुड़ जाइए। दरअसल होता ये क्या है कि हम वीडियोज को इकट्ठा कर लेते हैं या बाद में देखेंगे, उस चक्कर में जो जरूरी चैप्टर्स है जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है वहां पे समस्या होती है और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाने से परीक्षा में भी ठीक से सवाल कर नहीं पाते हैं या समय की कमी रह जाती है या कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। इसीलिए आप अगर वीडियो पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और चलिए अब देखते हैं अगले वीडियो में। हम जो अगला जो वीडियो है हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पे है। साथ में अगर ये वीडियो लंबा ना हुआ तो इसी में प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, देखते हैं कि हम अपना रेशियो और जो प्रोपोर्शन है ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। रेशियो, इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, और प्रोपोर्शन को समानुपात। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो साथ में एक कलम और साथ में अपने जो भी नोटबुक है आपकी वो रख लीजिए, ताकि आप साथ में ये जो भी इसके डिफिनेशंस हो है या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ सके। अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे, इसकी समझ एक बार हो जाएगी तो फिर आपको ना बाद में याद करना पड़ेगा और ना ही उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा। दरअसल किसी भी दरअसल क्या है कि जब हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ के बेसिक हो या एडवांस लेवल के, एलिमेंट्री मैथ हो या एडवांस मैथ हो, उसमें हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है और प्रैक्टिस के ही माध्यम से हम मैथ को अपने अंदर जीवित रख पाते हैं। नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि वो याद करने से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे और फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो हम भूल जाते हैं। वो होता है जैसे 5वीं 6वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको फॉर्मूला जानबूझ के याद कराया जाता है, क्योंकि उनकी जो समझ होती है, उनकी जो मेच्योरिटी होती है कैलकुलेशन की, उसमें वो कॉन्सेप्ट को समझ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उससे बेहतर होता है कि उनका, और ऐसे भी बच्चों में जो मेमोरी पावर है वो हमसे बेहतर है, तो वो याद कर लेते हैं और उसको जब परीक्षा का समय आता है तो उसमें वो फॉर्मूला को यूटिलाइज कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। लेकिन हम दरअसल इस उम्र में है जहाँ पे कि कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आसानी से, चाहे आपने मैथ पहले पढ़ा है, छोड़ दिया है, जो भी हो। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको नोट बनाना, नोट्स लेना जरूरी है। तो आप नोट्स ले लें, एक कलम रख लें, ताकि मैं जो भी बताऊं आप नोट कर सके, आपको जो भी लगे कि ये नोट करना चाहिए। तो देखिए, अनुपात होता क्या है। एक शब्द है तुलना, जिसको कंपैरिजन कहते हैं। अब देखिए, कंपैरिजन किन दो वस्तुओं के बीच में होता है या कंपैरिजन किसके किसके बीच में होते हैं। अगर हम एक हाथी और एक चींटी के बीच में कंपैरिजन करें, है ना, हाथी यानी एलिफेंट और चींटी के बीच में कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि कंपैरिजन के लिए आपको वेट को लेना पड़ेगा, हाइट को लेना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम को लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किसका, हाथी का भी वॉल्यूम,
हाथी के वॉल्यूम से हम कंपैरिजन करेंगे चींटी के वॉल्यूम, है ना। हाथी की जो वेट है उससे कंपैरिजन करेंगे चींटी के वजन से। तो ये जो हम कंपैरिजन के लिए एक समान जो सेम यूनिटी के या सेम टाइप के, ऐसा कह सकते हैं, जब हम फ्रैक्शन भी पढ़ रहे थे और परसेंटेज भी पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने ये बोला था कि जो सेम टाइप के दो वस्तु होते हैं उनके बीच में ही कंपैरिजन होते हैं, उनके सेम क्वांटिटी को लेकर के कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे हाथी का वॉल्यूम अगर हम ले लेते हैं तो वॉल्यूम का ये MQ होता है, अगर मात्रक, यूनिट मात्रक। और चींटी का ले लेते हैं तो सोचिए कि हाथी कितनी अधिक जगह छेकेगा और चींटी कितनी कम जगह ऑक्युपाई करेगी। तो ये जगह ऑक्युपाई करने का, साथ में जगह ऑक्युपाई करने के साथ जो स्पेस है, सपोज ये हाथी है, ये सूंड बन गया और ये हाथी है। देखिए मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, 4 पैर कहीं से बना लीजिए। तो ये हाथी है, इसके सूंड है, जो भी हो, और चींटी छोटी सी चींटी होती है, ये चल रही है चींटी, इसके पैर होते हैं। अब ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है, जितना ऑक्युपाई किया चींटी ने और उसकी तुलना में कितना अधिक ऑक्युपाई किया हाथी ने। अब हाथी ने जो स्पेस ऑक्युपाई किया, जगह छेक रखी है हाथी ने और चींटी ने, उन दोनों के बीच में हम तुलना करेंगे कि अच्छा किसने कितनी जगह छेक रखी है और उसके बीच का अनुपात क्या है। दरअसल यही अनुपात, इसी को अनुपात कहते हैं। इस हाँ, तो ये जो दरअसल अनुपात है, इसी को रेशियो कहते हैं, इसी को अनुपात कहते हैं, तुलना जब हम करते हैं दो चीजों में। तो जैसे हम एक इसके उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि इस तरीके से उदाहरण लेते हैं। आपने ए ने, कोई नाम क्या लूं, ए ने 10 किताबें खरीदी, है ना, और बी ने 8 किताबें खरीदी। अब देखिए ए ने 10 किताबें खरीदी है, ए के लिए 10। अगर हमें ए और बी का तुलना करना है ना, तो ए का अनुपात 2 से ऐसे करना है, तो ए बाई बी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इधर जो 10 किताबें हैं, देखिए जो अभी मैंने बोला था सेम टाइप, ये जो किताब है, किताब की तुलना किताब से कर रहे हैं, ठीक है। 10 किताबें और ये 8 किताबें। तो देखिए इन दोनों का जो अनुपात हुआ, ये देखिए सिंबल ये होता है, रेशियो का जो सिंबल होता है, रेशियो का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। रेशियो का सिंबल ये है, आप इसको देख लीजिए। अब जब ये रेशियो में लिखेंगे, ये दरअसल फ्रैक्शन में है, अभी डिवीजन में है, ए रेशियो बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10:8। अब देखिए कोई कहेगा कि ये सर 10:8 तो नहीं होगा, ये ठीक है, 5:4 हो जाएगा। दरअसल हम ये देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे काट देते हैं, उसे हटा देते हैं, और ये न्यूनतम जो एक भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, एक न्यूनतम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हम बराबर एक न्यूनतम वैल्यू के रूप में रख देते हैं कि अगर फैक्टर है तो कोई हटा देंगे। तो हमने ये देख लिया, ये इन दोनों की किताबों को खरीदने का जो रेशियो है ये हमने देख लिया। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए कि ए के पिता की उम्र, है ना, एज ऑफ फादर ऑफ ए 60, ठीक है, 60 ईयर्स, और ए की उम्र 30 ईयर्स। अब देखिए आपसे इसमें पूछा जाएगा कि ए के जो पिता की उम्र है
और ए की जो उम्र है उन दोनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ए के पिता की उम्र हमने अभी बताया कि 22 करते हैं। ए के पिता की उम्र बाई ए की उम्र। अब देखिए ए के पिता की उम्र कितनी है 60 वर्ष और ए की उम्र कितनी है 30 वर्ष। अब देखिए नीचे आ जाते हैं। ए के पिता की उम्र 60 और ये 30, ये 30 तूने ये बताया था अभी कि ये न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए, है ना, ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो अब देखिए 2 यानी 2:1। अगर 1 नीचे है, ऐसे हमने काटा है, तो ऐसे भी किसी भी पूर्णांक में 1 अंडरस्टूड होता है डिनोमिनेटर में, तो ये 2:1 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं। कमरे की, एक कमरे की लंबाई 25 मीटर है और उसी कमरे की चौड़ाई 20 मीटर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या है ना, उसके लंबाई यानी लंबाई लेंथ, है ना, लेंथ ये चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में ये अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको लंबाई आपको 25 है, 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। अब देखिए ये 5 जा यानी 5 5 25, 5 चौके 20, यानी ये मीटर से मीटर कैंसिल, 5:4। तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। वही आपसे पूछ दिया जाए इसी में कि ठीक है बताइए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। ठीक है, चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई यानी लेंथ, ब्रीथ एंड लेंथ की भी जो अनुपात है वो क्या है। अब देखिए चौड़ाई क्या है 20 मीटर और लेंथ कितनी है 25 मीटर। अब इसमें हमने कर लिया है, ये 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 चौके 20, 5 5 25, ये 4 और बाई 5 यानी 4:5। उनकी जो चौड़ाई का अनुपात है वो 4:5 है और लंबाई का जो अनुपात है वो 5:4 है। अब देखिए इसमें एक सिचुएशन अब दूसरे तरीके से देते हैं। अभी तो ये बेसिक था, आपके लिए कुछ सवाल छोड़ देते हैं, उन सवालों को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। ले लेते हैं कि ठीक है ए की जो ऊंचाई है ना, ए की जो ऊंचाई है वो 6 फीट है और बी की ऊंचाई है जो 5 फीट है। अब इन ए की ऊंचाई का बी की ऊंचाई से तुलना करें। तो आप कर लेंगे, ये आप हल करिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब इसमें देखिए एक दूसरा सिचुएशन आता है। दोस्तों ये बेसिक है, जिन दोस्तों को बेसिक क्लियर होगा वो थोड़ा बोर होंगे, लेकिन उन दोस्तों का भी ध्यान रखना है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, इसके लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। अब देखिए एक सिचुएशन देखते हैं हम यहाँ पे। सिचुएशन ये है कि मान लिया जाए कि ए और बी ने, है ना, मिलके कोई काम, इसने इन दोनों ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, साथ में कोई नया काम शुरू किया है
उस काम में इन दोनों ने मिलके 2:3 में, ठीक है ना, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है 2:3 है, ठीक है। और इनके जो टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मान लेते हैं 1 लाख। 1 लाख रुपया इसने इनने इन्वेस्ट किया है। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अब देखिए 2 साल बाद, 2 साल बाद इनकी जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। ये प्रॉफिट यानी लाभ 50,000 है, 50,000 रुपया है। अब देखिए, अब टोटल जो 1 लाख पहले था, 2 साल बाद 50,000 उसमें ऐड हो गया, प्रॉफिट हुआ इनका। अब देखिए इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ेंगे तो ये समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट करते हैं कि जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट जो होता है उसमें जो क्रय मूल्य है ना, ये कॉस्ट प्राइस सीपी जो होता है, इससे राशि ऐड होती है। यही ये जो राशि ऐड होती है यही लाभ होता है। और इन्हीं दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है एसपी, एक तरह के से एसपी। और यही ये जो हमने एक लाभ लिया, फिर से लिख देते हैं क्लियरली कि ठीक है, इनकी जो शुरुआत में क्या है 200 रुपया, 1 लाख रुपया इन्हें इन्वेस्ट किया था और 2 साल बाद उन्होंने 50,000 रुपया उसमें प्रॉफिट पाया। तो टोटल जो इनके पास, टोटल जो धन हो गया इनके पास वो कितना हो गया, 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख। अब देखिए 1.5 लाख इनके पास हो गया। अब दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है अब काम बंद करते हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम काम बंद करते हैं। तो अब डिसाइड करने के बाद तो ये झगड़ा हो जाएगा। अगर दोनों समझदार होंगे तो याद करेंगे, अच्छा हमने जो उस समय इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट में जो हमारा जो अनुपात था, हमने 2 हिस्सा दिया था, आपने 3 हिस्सा दिया था। तो दोनों ने फिर जोड़ के क्या करना है कि अच्छा ठीक है दोनों मिला के 5 हिस्सा हो जा रहा है। तो ये जो दोनों है ना, ये इन्वेस्टमेंट के समय वो 2:3 था। अब इसको जब ये अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, प्रॉफिट हो गया, बंद कर रहे हैं, सिचुएशन नहीं हो रहा है उनका कि साथ में काम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि ठीक है बिजनेस बंद करते हैं। बिजनेस बंद किया तो ये 2:3, क्योंकि ये जो राशि है जो इन्वेस्ट कर रखे हैं वो उनका बॉन्ड होगा ना कि जितने अनुपात में हमने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट में हमारी हिस्सेदारी उतनी होगी। अब देखिए यहीं पे ये सवाल बनता है कि ए का कितना प्रॉफिट हुआ, बी का कितना प्रॉफिट हुआ। कई सवाल इसमें बन रहे हैं, ए का कितना प्रॉफिट हुआ, बी का कितना प्रॉफिट हुआ। और एक और सवाल बन रहा है कि जब इन्वेस्ट कर रहे थे दोनों, तो दोनों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, उस समय भी रेशियो इनका 2:3 था। अब उस समय इन्वेस्ट करते समय भी ए ने कितनी राशि दी थी, है ना, टोटल तो 1 लाख है, और बी ने कितनी राशि दी थी। तो ये जो हम हिस्सा जिसको कहते हैं हिंदी में कि हाँ हमने 2 हिस्सा दिया, आपने 3 हिस्सा दिया, तो टोटल हिस्से कितने हो गए। सिचुएशन देखिए कितने बन रहे हैं, वहां तक सिंपल था, फिर यहां से सिचुएशन बन रहे। अब टोटल जो हिस्सेदारी है ना, टोटल जो इन दोनों की हिस्सेदारी है वो कितनी बन रही है, 2+3 यानी 5। ये टोटल हिस्सेदारी इनकी जो है 2+5 यानी 5 टोटल है। अब उसमें से 2 हिस्सा ए का है, 3 हिस्सा 5 का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्ट जब कर रहे थे दोनों, तो इन्वेस्टमेंट के समय ए का हिस्सा, ए का जो पार्टिसिपेशन था वो क्या था। अब देखिए हमने 1 लाख लिया, इसको कैसे निकालते हैं, हिस्सा है 1 लाख, 1 लाख में हम शून्य गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है
रेशियो को काउंट करते हैं, टोटल हिस्सा कितना है इन्वेस्टमेंट, तो ये 5 हो जाता है। ये दरअसल जब ये हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 भागों में बटेगा, जो वैल्यू कट के आएगा वो 5 भागों में बटेगा। अब देखिए हम इसको कट करते हैं, 2 पच्चे 10 और उस पे 4 जीरो, यानी 20,000। 20,000 रुपया, और इनका ए का कितना है, 2 हिस्सा, तो 2 से यहां गुना कर देंगे, 20 दूनी 40,000। ये 40,000 जो रुपया है ये ए का पार्ट हुआ। अब देखिए डीआई बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको याद होगा 2 + 3 5। अब 2 साल बाद का जो सिचुएशन है फिर से हम लिख लेंगे। अब देखिए ए का ये 40,000 हो गया, तो एक तो है कि बी का आपको अगर पूछते कि बी का की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो बी की इन्वेस्टमेंट करनी क्या है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, बी ए का जो इन्वेस्टमेंट है, ए का जो हिस्सा है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ ए, इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखिए 1 लाख, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख माइनस 40,000। अब इसको घटा दिया हमने तो ये क्या हो गया, 60,000। अब ये 60,000 रुपया ये कितना हो गया, बी का हिस्सा हो गया। अब देखिए बी का एक सिचुएशन तो ऐसे डीआई में ऐसे ही हल करना है आपको, अगर ए का निकाल लिया तो दूसरे से माइनस कर लेना है, वहां पे फिर से ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख किया फिर 5 से भाग दिया, फिर उनका अच्छा बी का 3 था, तो इतना नहीं करना है आपको। ये सिचुएशन यूज करना है कि आपको एक बी का निकाल, यानी दोनों में से किसी एक का निकल गया तो टोटल में से जिसका निकला है और जिसका निकालना है, टोटल में जिसका निकला है उससे मैं घटा लूंगा तो दूसरे का निकल जाएगा। लेकिन देखिए अब सिचुएशन ये समझने के लिए ये रेशियो वाला जो मेथड है, मैं ये कहूंगा कि यह रेशियो वाले मेथड से आप हल करके बताइए कि बी की जो हिस्सेदारी है कितने रुपए की है, उनने इन्वेस्टमेंट के समय में कितने पैसे दिए हैं। देखिए फिर वही जैसे ए का हमने निकाला था, अब बी की हिस्सेदारी यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 5 लिख देना है नीचे, टोटल 2 + 3 5, उसके बाद फिर टोटल कितने थे, 1 लाख थे, ठीक है, और इंटू 3, बी की हिस्सेदारी कितनी थी, 3 हिस्सा जो था बी का था, हमने यहां से ये 5, ये 20,000 हो गया, और देखिए 20,000 गुणों की 3 करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। अब ये देखिए इस सिचुएशन से भी 60,000 आया, उस मेथड से भी 60,000 आया, तो आपको कितना कम समय में सॉल्व करना है। एक तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से बचना है, और हमें सोल्व किससे करना है कि टोटल से, जिसकी निकल गई वैल्यू और उसको माइनस कर देंगे तो फिर जो दूसरा हिस्सेदार है उसका, दूसरा जो पार्टिसिपेंट है उसका हिस्सा पता चल जाएगा कितना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। सिचुएशन याद होगा आपको कि 2 साल बाद, है ना, 2 वर्ष बाद ये जो 1 लाख की राशि है वो 1.5 लाख में बदल गया। अब अगर आपसे पूछे कि ठीक है भाई अब तो हमने बिजनेस बंद करना है, तो अब हम अपना पैसा बांट लेते हैं, अब ये पैसा कैसे बांटेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इनका जो रेशियो है पहले ही तय है कि जितना रेशियो में हमने, जिस अनुपात में हमने इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में हम जब प्रॉफिट होगा तो हम उसका हिस्सा करेंगे। अब देखिए ये टोटल तो याद रखना है 2 + 3 यानी 5। अब यहाँ पे देखिए ये 1.5 लाख कैसे लिख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000।
अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन है टोटल मिला के, ठीक है, टोटल इनका लास्ट में जब बिजनेस बंद कर रहे थे तो 1.5 लाख है, 1,50,000। अब उसमें हमें अगर ए का निकालना है, ए का निकालना है तो क्या करेंगे, ए का 2/5, ए का कितना हो गया 60,000। अब देखिए यहीं पे बी का निकालना है, ठीक है, ये टोटल नीचे लिखना है 5 और बी का कितना था 3। अब ये 3, ये मतलब टोटल कटता है तो 3 और इस पे सॉरी ये 3 है तो ये 3 तिया 9 हो जाता है, यानी 90,000। 90,000 की जो राशि है ये कितनी बी को मिलेगी। और अब देखिए एक सिचुएशन आपके लिए छोड़ रहा हूं और उसको आप सॉल्व करेंगे। वो सिचुएशन ये है कि उनका जो लाभ 2 वर्षों में आफ्टर 2 इयर्स उसने जो लाभ कमाया उन दोनों ने मिलके 2 वर्षों में उन्होंने कितना लाभ कमाया। अब ये लाभ कमाने वाली जो बात है ये पहले तो आपको निकालना है, एक हिंट कर दे रहा हूं। 2 वर्षों में 1.5 लाख है और जब इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख था। तो आपको क्या है, लाभ निकालने के लिए जो बाद का जो समय होता है, अगर पैसे वो ज्यादा है, जैसे कॉस्ट प्राइस होते हैं, सेलिंग प्राइस होते हैं, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हम लाभ कमाते हैं, ठीक है, और वही अगर सेलिंग प्राइस कम होती है तो हम घाटे में होते हैं। तो चलिए ये सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं कि 2 वर्षों में उन्होंने कितना लाभ कमाया। पहला तो सिचुएशन ये, ठीक है, जो कि अभी हम आगे इसके जैसे ही बढ़ेंगे वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस सब देखेंगे। ये सिचुएशन है। दूसरा इसमें कि लाभ में ए की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन लाभ में बी की हिस्सेदारी कितनी है। ये 3 सवाल हमने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको सोल्व करें और अगर ना समझ में आए, ये सोल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि जो सवाल छोड़े थे आपने वो समझ में नहीं है। देखिए रेशियो दरअसल यही है। अब आपको समझना है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। लिखा था मैंने पहले, फिर से लिख रहा हूं। समानुपात को आप लिख सकते हैं समान अनुपात, समान अनुपात। अब ये देखिए समान अनुपात ये क्या होता है, ये समझ लिए। समान अनुपात यानी सेम रेशियो है ना, होगा तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन का साइन होता है दरअसल ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। अब प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम करेंगे क्या, समान अनुपात को समझने के लिए क्या है, अगर कोई अनुपात 2:3 है, दूसरा भी कोई अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 है, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन कर ले, यही है। ये देखिए समान रेशियो यानी समान अनुपात, इन दोनों के इस साइन के साथ लिख देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। अब देखिए कैसे समझते हैं। एक्स ने 5 एक्स ने 5 घड़ियां खरीदी। उसकी कीमत 100 रुपया चुकाया उसने, ठीक है। बाई ने 10 घड़ियां खरीदी।
उसकी कीमत 200 रुपया चुकाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो अनुपात होता है यानी रेशियो जो है, अनुपात जो है एक तरह की वस्तु के लिए, एक तरह की क्वांटिटी के लिए अनुपात निकाला जाता है। तो देखिए जो घड़ियां हैं, 5 घड़ियां एक्स ने और बाई ने 10 घड़ियां, और एक्स ने जो कीमत चुकाई 10 घड़ियों के लिए वो 100 रुपीज, और जो बाई ने कीमत चुकाई वो 200 रुपीज। अब देखिए अनुपात हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले निकालेंगे घड़ियों का अनुपात, ठीक है। अनुपात में सेम टाइप, सेम क्वांटिटी, सेम मतलब टाइप के जो वस्तु है उसी के बीच में वस्तु हो या रेट हो या हाइट हो, कोई भी मेजरमेंट हो उसी का। अब जो घड़ियां हैं तो घड़ियों का अनुपात पहले निकालते हैं। जो एक्स ने खरीदी है, एक्स की जो घड़ियां उन्होंने खरीदी, एक्स बटा बाई पहले निकालते हैं। किस सेंस में? घड़ियों के सेंस में, घड़ियों के लिए इसका अनुपात। तो एक्स ने 5 खरीदी है, अब बाई ने 10 खरीदी है। दूसरी तरफ एक्स बाई फिर करते हैं। अब उन दोनों ने जो कीमत चुकाई है, कीमत 100 रुपीज एंड 200 रुपीज। अब देखिए अनुपात, समानुपात यही होता है जब हम इन दोनों को न्यूनतम वैल्यू में, है ना, न्यूनतम या मिनिमम वैल्यू में ले आएंगे, न्यूनतम जो मूल्य होगा उसमें ले आएंगे, तो फिर वो हो जाएगा फ्रैक्शन। और उसी को जब हम इस साइन के 2 पॉइंट, इस साइन के राइट और लेफ्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो वो अनुपात हो जाता है। अब देखिए 5 2 जा, ठीक है, 1 यानी 1:2, ठीक है, ये रेशियो यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं कि वो सेम रेशियो सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो वो समानुपात होगा, अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो वो समानुपात नहीं होगा, यही समझना है। अब देखिए, अब उसके मूल्य का लेकर के 100/200 1 2। अब देखिए, अब इसके जो मूल्य की रेशियो है वो भी 1:2 आया। तो ये जो अनुपात जब दोनों सेम हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये समानुपात है, ठीक है। आपके लिए एक सिचुएशन देता हूं। और देखिए एक्सटर्नल पार्ट होते हैं ये, और ये इंटरनल पार्ट, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना है। इसका अभी आपको दरअसल इतना ही उपयोग है, वरना मैं जिस दिन आगे की क्लास में कभी रेशियो पढ़ाऊंगा तो रेशियो प्रोपोर्शन के जो और भी यूटिलिटीज हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी नेट के जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के मैं ये रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया मैंने। चलिए प्रोपोर्शन का एक सिचुएशन देते हैं। अब ए लेते हैं, ए ने 300 रुपीज में 300 रुपये में 5 किताबें खरीदी, ठीक है। वही बी ने 600 रुपये में 10 किताबें 10 किताबें खरीदी। तो उनका समानुपात निकालें, ठीक है। अब ये समानुपात निकालना, ये सवाल आपके लिए। फॉर्मूला अभी तो बताया ही था, ए का ए अनुपात बी, फिर ए अनुपात बी। अब देखिए ये वाला जो सिचुएशन है ये हम ले लेते हैं रुपयों की, ठीक है। ये रुपयों वाली कीमत वाला सिचुएशन, ए अनुपात बी अलग अलग निकाल लेना है पहले, फिर दोनों को इस प्रोपोर्शन के साथ मैच करके
इस प्रोपोर्शन ये जो साइन है इसके साथ लेके समानुपात लेंगे। अब देखिए ए अनुपात बी, अब वही ये कीमत वाला हो गया और ये किताबों की संख्या। अब ये देखिए अगर आप सोल्व कर लेते तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर देखिए जब हम डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या वो जब पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि या जरूरत पड़ेगी तो पता चलेगा कि ये कितना जरूरी है। ये रेशियो और प्रोपोर्शन या हमने परसेंटेज पढ़ा या तो फिर हमने एवरेज पढ़ा वो कितना जरूरी है। अब देखिए एक और देख लेते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ हानि परसेंटेज लाभ हानि। ये देखिए इतने टर्म मूल रूप से आपको डीआई के समय यूज में आएगा। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदते हैं, है ना, ये क्रय मूल्य होता है। यानी कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट होता है, जितना हम पे करते हैं किसी दुकानदार को, जितने भी रुपए पे करते हैं किसी दुकानदार को किसी भी आर्टिकल को खरीदने के लिए, वो होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी इसको हम सीपी भी लिखते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई भी जब आपने कुछ खरीदा फिर उसे आपने बेचा तो दूसरे जो आपके ग्राहक होंगे, सपोज आप दुकानदार हैं, आपने खरीदा फिर आप अपने ग्राहकों को बेचा आपने, तो अब वो ग्राहक आपको जितना पेड करेंगे, वो जो पेड होता है ना, वो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसी जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, यहाँ खरीदने की जगह बेचना, तो वो हो जाता है विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। एसपी। उसके बाद देखिए लाभ, लाभ क्या होता है यानी प्रॉफिट क्या होता है? लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लाभ हुआ। ठीक है, और हानि जब विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी एसपी इज लेस देन सीपी, तो ये हम कहते हैं कि हानि हुआ है। और आगे जो है प्रॉफिट, ये परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि, याद करिएगा अब हमने परसेंटेज का जो चैप्टर पढ़ा है उसकी मदद से हम इसको समझेंगे, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। और ये अगर इसका फॉर्मूला लाभ का पूछा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और अगर हानि का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्रय मूल्य उल्टा हो जाता है माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है,
आप इसे चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हाँ एसपी, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ये दरअसल फॉर्मूला है। अब देखिए हम परसेंटेज वाला फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज जो चैप्टर है उसमें काफी अच्छे से परसेंटेज को पढ़ा है। तो जब हम परसेंटेज पढ़ ही चुके हैं और क्रैमूल विक्रैमूल का फॉर्मूला लिख ही लिए हैं, तो अब हम इसके क्रैमूल और विक्रैमूल के प्रॉफिट एंड लॉस से जो सवाल आते हैं, किस तरीके से हम क्रैमूल विक्रैमूल को हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ सवाल देख लेते हैं। तो चलिए मान लिया जाए आप बाजार गए और किसी बाजार जाकर आपने 2 किलो सेब खरीदा, आपने दुकानदार को जो पैसे पे किए, जो चुकाया आपने, वो 300 रुपया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको कोई इमरजेंसी लग गई है ना, कोई सिचुएशन आ गया कि वो जो सेब है, सपोज आप सेब, मेरा उदाहरण ले लीजिए, सपोज मैंने सेब खरीदा 2 किलो है ना, और उसको 300 रुपये में मैंने खरीदा था। तो अब मुझे क्या है कि हो सकता है मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, तो मैं सेब को ले नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि चलो पड़ोसी को पूछते हैं, किसी दोस्त को, किसी को भी पूछते हैं कि भाई मेरे पास 2 किलो अच्छा वाला सेब है और उसको मैंने 300 रुपये में खरीदा है, तुम चाहो तो, या तो मैं कीमत ही नहीं बताऊंगा, ठीक है, 300 रुपये में खरीदा वो बताऊंगा नहीं, सीधे कहूंगा कि ठीक है तुम मुझसे ना 350 में ले लो, 2 किलो सेब है 350 में ले लो। तो ये जो मैं, अगर सामने वाला कन्विंस हो गया, हालांकि वो कन्विंस क्यों होगा, वो तो दुकान से ले आएगा, लेकिन मान लिया जाए कि वो कन्विंस हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हाँ भाई, वो बोलेगा सामने वाला कि ठीक है 300 रुपया, 350 रुपया मैं दूंगा, तो वो जो 350 रुपया मुझे देगा हमारा पड़ोसी, वो हमारे लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम पूछ सकेंगे कि ठीक है हम व्यापारी नहीं है, फिर भी ऐसा सिचुएशन आया तो मुझे लाभ तो हुआ ना, तो मैं पूछूंगा कि लाभ क्या हुआ। तो आपको अभी जो मैंने मिटाया, आपने नोट किया है या नहीं पता नहीं, आप नोट कर ले तो बेहतर होगा। लाभ जो होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो गई 350, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 300, इसको हम करेंगे तो ये सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो फिर हमारे पास 50 रुपया। अब ये 50 रुपया जो हमारा हुआ, ये हो गया हमारा लाभ। अब देखिए सिचुएशन दूसरा कैसे बनता है। ये तो मुझे लाभ कमाने हो जाती है ना थोड़ी, कि भाई हाँ हम थोड़े लालच आ जाता है मन में, थोड़ा लाभ कमा ही लिया जाए। लेकिन सपोज सामने वाला कन्विंस नहीं हुआ, वो 300 रुपया भी देने के लिए कन्विंस नहीं हुआ, उसने कहा कि नहीं भाई साहब सेब तो 250 रुपया में 2 किलो मिल रहा है ना, तो मैं बाजार से ले आऊंगा, आपको 300 रुपया क्यों दूंगा, जबकि आपको पता है कि आपने 300 रुपये में खरीदा है, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपया है। आप सोच रहे हो कि अरे यार ठीक है 50 रुपया घाटा ही सही, बेच लेते हैं। आपने कहा कि हाँ ठीक है, पड़ोसी को आपने 250 रुपया में 2 किलो सेब, ठीक है, 2 किलो सेब आपने दे दिया। अब देखिए आपकी ये हो गई सेलिंग प्राइस एसपी। अब यही समझना है, एक में हमने कन्विंस कर लिया पड़ोसी को अधिक दाम चुकाने के लिए, तो उसने मुझे अधिक दाम चुकाया, तो हम प्लस में है, लाभ में है। दूसरा पड़ोसी समझदार है, वो क्यों लेगा मुझसे, है ऐसे तो सिचुएशन बन रहा है, पड़ोसी तो कहेगा अरे यार ठीक है पड़ोसी तो है, ठीक है आप खाए या हम खाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो सिचुएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप जिद्दी हो कि नहीं भाई हम अपना घाटा क्यों
अगर 10-20 की बात होती तो ठीक है, अब मैं 300 रुपया का सेब तुम्हें कैसे दे दूं, तो ठीक है तुम मुझे 250 रुपया में दे दो। अब देखिए 250 रुपया में उसने दिया तो सेलिंग प्राइस है ये आपके पास, कॉस्ट प्राइस आपने दुकानदार को जो चुका रखा है, जिसने में आपने खरीदा है वो तो 300 रुपया है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या हो गया, हानि, यही यही लॉस, ये समझना है। हानि जब होता है, हमने लिखा था हानि में कि एसपी एसपी इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, लेस देन सीपी, यानी सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा है उसी से छोटे को घटाएंगे ना, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए सीपी आपकी कितनी है 300 और एसपी कितनी है 250, 50 रुपया। आपको कितने का घाटा हुआ 50 रुपये, यही है प्रॉफिट लॉस। चलिए एक इसके लिए दो सवाल, एक सवाल देता हूं उसमें सारे सिचुएशन आ जाएंगे। और परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि जो है, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट, वो दरअसल मैं जब डीआई सॉल्व करूंगा उसमें सिचुएशन आएगा वहां सॉल्व करें। हमने ठीक है, आप मार्केट गए हो या तो फिर आपने फल की दुकान लगाई है, आप एक शॉपकीपर हो, है ना, आप एक शॉपकीपर हो, आपने 10 केजी संतरे आपने 10 केजी संतरे 1000 रुपया में खरीदा, है ना, यू बॉट 10 केजी ऑरेंजेज इन, ठीक है, 1000 रुपीज। अब आपको बेचना है, आपको तो प्रॉफिट ही कमाना है, आपके संतरे भी अच्छे हैं, 100 रुपया किलो आपके संतरे हैं, तो आपने फिर उसको दाम फिक्स किया कि ठीक है, उसने शॉपकीपर ने आपको यानी अपने कस्टमर को, उसने जो सेल किया, वो सेल जो किया तो उसने रखा कि 110 रुपया पर किलो। देखिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन है लेकिन आप सोल्व करेंगे, इसमें मैं थोड़ी मदद करूंगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कुल संतरे बेचकर दुकानदार ने कितना लाभ कमाया। अब देखिए सिचुएशन देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस तो पता है आपको, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको पता करना है। सेलिंग प्राइस का क्या होता है, मतलब कि जो उसने बेचा है, जो परचेज करके जो किसी को सेल किया है, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको परचेज जो किया आपने वो उसका तो पता है। अब 1 किलो का 1 केजी जो संतरा है उसकी कीमत कितनी है 110 रुपया। तो 10 केजी संतरे का दाम कितना हो जाएगा, यानी उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 110 गुना 10, यानी 1100 रुपया। अब ये 1100 रुपया हो गया। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, इतना हिंट मैंने कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी जो है 1000 है और एसपी जो है 1100 रुपया है, 1100। अब देखिए, अब आपको इसमें मैं सवाल क्या दे रहा हूं, पहला लाभ बताएं, दूसरा लाभ परसेंटेज बताएं, इस बार तीसरा 5 केजी संतरे बेचकर
दुकानदार ने कितना कमाया। चलिए 3 सवाल है, और अगर ये हल कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दरअसल क्या है कि पेपर में ये 6 दिसंबर से 22 दिसंबर ये डेट है पेपर का, ठीक है। अब इसमें इन्हीं दिनों के बीच में, मतलब यहाँ से 6 से शुरू होकर 22 तक ये पेपर खत्म होने की डेट आई हुई है। कुल मिला जुला के आपके पास 1 महीना 16 दिन है। जिनका पेपर 6 तारीख को है उनके लिए 1 महीना 16 दिन है। जिनका पेपर 22 तारीख को है तो उसमें आप 16 और ऐड कर दें, ठीक है। 1 महीना 32 यानी 2 महीना 2 दिन है। तो आपको दरअसल क्या है कि एक हमारे अंदर होता है आलस कि ठीक है कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना, और जो कठिन होता है उसको और हम अंत के लिए छोड़ देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ पे आपको कठिनाई हो रही है, जो पेपर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप डीआई के कैलकुलेशन में उलझ जा रहे हैं, तो आपको डीआई पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, डीआई की पहले से ही प्रैक्टिस। और अब तो मैंने ये भी कर दिया है कि डीआई को सॉल्व करने के लिए जिन टॉपिक यानी जो मैथ के बेसिक 5, 6, 7 क्लास, बस 5, 6, 7 क्लास, इसी के जो कुछ सामान्य टॉपिक है, सामान्य क्या इसी के टॉपिक हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। रेशियो में देख लो, एनसीईआरटी की किताब उल्टो, रेशियो जो है आप 6 क्लास में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी 6 क्लास में मिलेगा, परसेंटेज भी 5, 6 में मिलेगा, फ्रैक्शन 4, 5, 6 में मिलेगा। आपको है क्या, आपको 6 या 7 क्लास तक मैक्सिमम जो, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उससे सवाल पूछे जाते तो वो भी पढ़ाता, लेकिन उससे पूछे नहीं जाते हैं। तो अगला, और सिंपल इंटरेस्ट से भी एक आध सवाल पूछा जाता है। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को लेकर के जो भी उसकी थ्योरी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करूंगा। लेकिन आपको क्या है कि तैयारी में लग जाना है। और अगर कुछ चीजें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि सामने जो हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं हमारे साथ उनका रिएक्शन क्या है, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उन दोस्तों को बताएं, अगर पसंद आए वीडियो तो उन दोस्तों को बताएं जिनको कि इसकी जरूरत है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आपके घरों में अगर 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास या 8 क्लास तक का जो बच्चा है, अगर कोई पढ़ता है, कोई बच्चा है, तो आपको, अगर उनका मैथ कमजोर है, अगर उनको मैथ के बेसिक नहीं आते हैं, 10वीं में चले गए लेकिन उनको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है, बेसिक नहीं आते, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या है कि हो सकता है उन बच्चों के पास मोबाइल फोन ना हो, लेकिन आप आपके जो अपने रिश्तेदार हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर रेशियो नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देख लीजिए, एवरेज नहीं आ रहा है समझ में तो ये वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि वो उनका जो बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। जिस दिन बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर ऊपर के जो मैथ है 8, 9, 10th के इन्हीं बेसिक्स पे ही डिपेंड करती। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ये जो आज का वीडियो है रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे जो हमने अभी पढ़ा, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।